हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी लर्नोपीडिया। कैसे आप सब? मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज के यानी 4 अक्टूबर की कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो जाकर जरूर देखिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को भी अंत तक देखिए ताकि आपको नई नई चीजें सीखने को मिले और आपके एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन है वो और भी बेहतर तरीके से होती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली न्यूज से। आज की पहली न्यूज जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो है सुप्रीम कोर्ट का नया डिसीजन। किसके लिए? अबॉर्शन रूल के लिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो भी सिंगल विमेन ये अगर लीगली और सेफ अबॉर्शन करवाना चाहती है और अपने मन से अपनी मर्जी से ये करवाना चाहती है तो वो 20 से 24 हफ्तों तक भी ये अब अबॉर्शन करवा सकती है। पहले 20 से 24 हफ्तों वाला जो रूल था, ठीक है, ये प्रोविजन सिर्फ और सिर्फ मैरिड विमेन के लिए होता था। अब उनका कहना है कि सेम जो है आपके रूल्स किसके लिए होंगे? मैरिड विमेन के लिए, और सेम रूल आपके होंगे अनमैरिड विमेन के लिए, ठीक है। वरना एमटीपी एक्ट 1971, एमटीपी का मतलब होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, ये कहता था कि कोई भी अनमैरिड विमेन को 20 से 24 हफ्ते तक के आप क्या नहीं कर सकते, इसके बीच में आप अबॉर्शन नहीं करवा सकते, आपको इससे पहले ही करवाना पड़ेगा। बट ये प्रोविजन मैरिड विमेन के लिए था, वो प्रोहिबिटेड था अनमैरिड विमेन के लिए। तो अब क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये जो है विमेन के डिग्निटी का, प्राइवेसी का, डिग्निटी का एक मैटर है, ठीक है, प्राइवेसी का है और ऊपर से उनकी चॉइस का मैटर है। और ये हर विमेन का राइट है कि अगर वो अपनी मर्जी से सेफ और लीगल अबॉर्शन करवाना चाहती है तो वो करवा सकती है। तो ध्यान रखिएगा, ये चेंज करा गया है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में, सुप्रीम कोर्ट का नया डिसीजन है। चलिए अगले इस पे चलते हैं। अगला है वंदे भारत 2.0 ट्रेन सर्विसेज। देखिए, वंदे भारत सीरीज जो है वो हमने 2019 में चालू करी थी, अब उसका 2.0 वर्जन आया है। जैसे उनकी थर्ड ट्रेन इन्होंने चालू करी है। थर्ड ट्रेन जो है वो गुजरात के कैपिटल गांधीनगर से लेकर महाराष्ट्र के कैपिटल मुंबई तक चलेगी, ठीक है। जब अगर ये तीसरी ट्रेन है तो पहली दूसरी भी आपको मैं बता देता हूं। पहली ट्रेन जो चालू की गई थी वो की गई थी दिल्ली से लेकर वाराणसी तक, और जो दूसरी ट्रेन थी वो थी दिल्ली से लेकर कटरा तक, तो ये ध्यान रखिएगा, वंदे भारत 2.0 की जो पहली ट्रेन है और वैसे वंदे भारत की जो तीसरी ट्रेन है वो गांधीनगर से लेकर मुंबई तक चालू करी गई है। और एक चीज यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर इन्होंने ये ट्रेनों में कवच भी ऐड किया है और ये फास्ट रनिंग ट्रेन है, सीधा का सीधा आपको गांधीनगर से मुंबई पहुंचाएगी, बीच में कहीं रुकेगी नहीं और बढ़िया तरीके से आपको यहां पे सर्विसेज यहां पर मिलेगा। कवच यहां पर इन्होंने ऐड किया है जो कि ट्रेन कोलाइजन अवॉइडेंस सिस्टम है। इसका मतलब है कि अगर ट्रेन में कोई कोलाइड होने वाली रहेगी तो आपको पहले से पता चल जाएगा, तो रेल एक्सीडेंट्स यहां पर जो है कम होने के चांसेस यहां पर बढ़ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि इसका इनॉग्रेशन किसने किया है? हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने किया है। और यहीं पर जब वो गए थे तो उन्होंने, पीएम मोदी ने साथ ही साथ क्या किया है, अहमदाबाद का मेट्रो रेल प्रोजेक्ट भी चालू किया है। अहमदाबाद में मेट्रो रेल बनाने की उन्होंने जो है उसका इनॉग्रेशन यहां पर उन्होंने कर दिया है, जिसका पहला फेज है वो 12,900 करोड़ के आसपास का बनेगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगले इस पे चलते हैं। फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन, इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन कहां पर बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जाएगा यूटी ऑफ लेह में बनाया जाएगा। और कब बनाया जाएगा? मई 2023 में ये ऑपरेशनल होगा। अभी जो है इसका बनाने का कोशिश चालू है। उसके बाद इसको बनाएगा कौन? एनटीपीसी ये बनाएगा, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद ये जो है 3600 मीटर पे बनेगा, 3600 मीटर ऑफ हाइट पे बनेगा, अबव द सी लेवल। और यहां पर जो टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर रहेगा वो रहेगा ये जगह पर -14 से लेकर तो +20 तक, ये रेंज में इनका टेम्परेचर यहां पर रहेगा। उसके बाद एनटीपीसी ने ही बोला है कि यही रेंज में हम लोग क्या चलाएंगे, यही एरिया में हम लोग क्या चलाने वाले हैं, 5 हाइड्रोजन बसेस भी चलाने वाले हैं, 5 हाइड्रोजन बसेस। और ये प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये प्रोजेक्ट का कहना है कि हम 80 किलो जो है हाइड्रोजन पर डे का प्रोडक्शन हम लोग करेंगे और जिसमें से 99.97% ऑक्सीजन जो है, हाइड्रोजन जो है वो क्या रहेगी, प्योर रहेगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए इंडिया के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन के बारे में। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का एक्शन अवार्ड जो है किसी भारतीय को इस बार मिला है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको मिला है सृष्टि बख्शी को यहां पर ये अवार्ड मिला है। और किस चीज के लिए मिला है? उनका अवार्ड मिला है चेंज मेकर करके,
ठीक है, उनके अवार्ड का नाम है चेंज मेकर। तो याद रखिएगा कि यूएन का एसडीजी एक्शन अवार्ड चेंज मेकर इस साल किसको मिला है? सृष्टि बख्शी को मिला है, हिंदुस्तान से वो बिलोंग करती है। और ये जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जेंडर इक्वालिटी के लिए काम जो है करती है। और यहां पर 3800 किलोमीटर 3800 किलोमीटर जो है इन्होंने ट्रैवल किया है और जगह जगह पर जाकर जेंडर बेस्ड वायलेंस के बारे में इन्होंने आवाज उठाई है। जेंडर बेस्ड वायलेंस और इनइक्वालिटी जो होती है, जहां पर विमेन के साथ थोड़ा सा गलत तरीके का व्यवहार हो रहा है, ठीक है, उनके साथ वायलेंस हो रही है, इनइक्वालिटी हो रही है, वहां पे इन्होंने 3800 किलोमीटर ट्रैवल किया है पूरे वर्ल्ड के आसपास। और वहां पर क्या किया है उन्होंने इस बारे में अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करी है। सृष्टि बख्शी नाम याद रखेंगे, विमेन के लिए बड़ा काम किया है इन्होंने। उसके बाद यहां पर जो है 150 कंट्री के 3000 से ऊपर एप्लीकेशन आए थे, जिसको हमारी सृष्टि बख्शी जी ने क्या किया है? जीत लिया है। 3000 प्लस से एप्लीकेशन यहां पर आए थे और ये दिया कहां गया है? बॉन जर्मनी ने, बॉन जर्मनी, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगले इस पे चलते हैं। 8 कोर इंडस्ट्रीज, इंडिया की जो 8 कोर इंडस्ट्रीज है उसके बारे में मैं आपको यहां पर पढ़ाना चाह रहा हूं, क्योंकि अभी न्यूज आई है कि 8 कोर इंडस्ट्री जो इंडिया की है उसका 3.3% वेट से वो बढ़ गया है। मतलब उनका जो वेटेज होता है, ठीक है, हमारी इकोनॉमी में वो 3.3% से बढ़ गया है। वैसे इनका इंडेक्स अगर देखा जाए इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में तो वो 40.27 के आसपास प्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ ये 8 कोर इंडस्ट्री ही करते हैं। और ये 8 कोर इंडस्ट्री है आपकी कोल, सेकंड नंबर पर आती है क्रूड ऑयल, फिर सीमेंट, कोल, क्रूड ऑयल, सीमेंट, फर्टिलाइजर, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस और स्टील। तो ये जो है 8 जो हमारी इंडस्ट्रीज है, ये इनका प्रोडक्शन 40.27% के आसपास का सिर्फ और सिर्फ यही 8 इंडस्ट्रीज हमारे इंडिया में जो है कंट्रीब्यूट करती है। बाकी इंडस्ट्रीज जो है वो तो है ही, बट ये 8 हमारी कोर इंडस्ट्रीज है, ऐसे इंडिया का कहना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इस पे चलते हैं। इंडिया की पहली 5G सर्विसेज, अगर आप न्यूज देखते हैं तो आपको पता होगा कि इंडिया की पहली 5G सर्विसेज जो है वो एयरटेल लॉन्च कर रही है। और उन्होंने कहा है कि अभी हम लोग क्या करेंगे, 8 सिटीज में, इंडिया की 8 सिटीज में ये लॉन्च करेंगे। और इसमें 8 सिटीज में आपका दिल्ली है, मुंबई है, वाराणसी है, एक्सेट्रा, बैंगलोर है, ठीक है। इस तरीके से 8 सिटीज यहां पर दी हुई है उन्होंने। और उन्होंने कहा है कि बाकी जगह तो हम लोग मार्च 2023 तक के हम लोग क्या करेंगे, इंडिया में कुछ मेजर सिटीज में कवर करने की कोशिश करेंगे। और मार्च 2024 तक के हम थ्रू आउट इंडिया में 5G सर्विसेज लगा लेंगे। इसी के लिए आपको ध्यान रखना है कि यहां पर आपको 10 टाइम्स स्पीड मिलती है ज्यादा 4G से। अगर 4G से आप कंपेयर करोगे तो 10 गुना ज्यादा आपको स्पीड यहां पर मिलेगी। और 5G के लिए इसीलिए एयरटेल ने नोकिया के साथ क्या किया है, कोलैबोरेशन किया है। और 5G गियर्स खरीदने के लिए उसने 3 कंपनी को ऑर्डर्स भी दे दिए है। एक है आपकी एरिक्सन, नोकिया और फिर है एक सैमसंग, ठीक है। तो ये 3 कंपनीज को उन्होंने 5G गियर्स खरीदने के ऑर्डर्स भी दे दी है। इससे आप याद रखेंगे कि रिसेंटली क्या हुआ था, 5G स्पेक्ट्रम का ऑक्शन हुआ था, उसको एयरटेल ने जीत लिया है। उनको कितने में मिला है, 43,084 करोड़। ये अमाउंट पे कर एयरटेल ने क्या जीता है, 5G स्पेक्ट्रम, ठीक है। चलिए अगले इस पे चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 का मतलब होता है क्लीनलीनेस का सर्वे हम लोग जो कराते हैं, क्लीनलीनेस सर्वे हम लोग कराते हैं, उसका 2022 का जो एडिशन है उसकी रिपोर्ट जो है वो जारी हो गई है। और ये 7th एडिशन हम लोग ने कराया था। और 7th एडिशन से एक चीज तो बढ़िया आपको पता चली है कि लगातार 6ठी बार 6th टाइम कॉन्जिक्यूटिव जो है इंदौर ये क्लीनेस्ट सिटी जो है बनकर आई है। बढ़िया सिटी है क्लीनेस्ट सिटी, 6th टाइम, मतलब 7 बार ये आपका सर्वे किया गया है, जिसमें से 6 बार तो ये कहा गया है कि इंदौर जो है सबसे सुंदर और सबसे स्वच्छ सिटी यहां पर है। उसके बाद 2nd नंबर पर आपका सूरत आती है और 3rd नंबर पर आती है नवी मुंबई। बड़ी सिटी के बारे में बात चल रही है। अगर स्टेट के बारे में देखा जाए तो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट जो है वो आपका आता है मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़ और फिर 3रे नंबर पर महाराष्ट्र। और अगर ऐसे स्टेट देखा जाए यहां पर 100 अर्बन लोकल बॉडीज से कम है, मतलब छोटे स्टेट्स है, ठीक है, 100 अर्बन लोकल बॉडीज कम है, तो उसमें जो सबसे बेटर जो है परफॉर्मेंस जिसका रहा है वो है त्रिपुरा,
ठीक है, मतलब छोटे स्टेट्स में त्रिपुरा, बड़े स्टेट्स में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, और सिटी में याद रखेंगे इंदौर, सूरत और नवी मुंबई। एक चीज आपको यहां पर भी और एक ध्यान चीज रखनी है कि गंगा सिटीज को भी ये लोग कैलकुलेट करते हैं कि भाई गंगा के आसपास की जो सिटीज है उसमें जो है कौन सी सिटी बहुत बढ़िया तरीके से है। तो जब बड़ी सिटीज हम लोग देखते हैं जहां पे पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है, तो वहां पर हरिद्वार इन्होंने किया है टॉप, इनके साथ साथ है वाराणसी और ऋषिकेश। और अगर छोटी सिटी देखा जाए जहां पे 1 लाख से पॉपुलेशन कम है, तो वहां पर जो है जिसने टॉप किया है वो है बिजनौर। तो याद रखेंगे हरिद्वार और बिजनौर ने क्या किया है टॉप अपने अपनी कैटेगरी में। और यहां पर इन्होंने एक और चीज बताया है कि क्लीनेस्ट कैंटनमेंट बोर्ड ये कौन सा है? क्लीनेस्ट कैंटनमेंट बोर्ड है महाराष्ट्र का देवलाली। महाराष्ट्र का देवलाली कैंटनमेंट बोर्ड क्या है? क्लीनेस्ट कैंटनमेंट बोर्ड। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है क्योंकि फैक्ट्स आपके सीधे सीधे पेपर में पूछे जाते हैं। चलिए अगले इस पे आते हैं। सीआरपीएफ और आईटीबीपी का क्या हो गया है? नए डायरेक्टर जनरल यहां पर बना दिए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा सीआरपीएफ के नए डायरेक्टर जनरल बने हैं सुजय लाल थाउसेन। ये अभी तक सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के जो है डायरेक्टर जनरल थे, और आईटीबीपी के भी इनको एडिशनल डायरेक्टर जनरल बना दिया गया था जब संजय अरोरा जी ने यहां पर छोड़कर चले गए थे। ठीक है, तो इन्होंने किसको रिप्लेस किया? सुजय लाल थाउसेन ने। सबसे पहले तो याद रखेंगे इन्होंने रिप्लेस किया है कुलदीप सिंह को। क्यों रिप्लेस किया गया है? क्योंकि कुलदीप सिंह रिटायर हो गए हैं, इनका समय खत्म हो गया था। ठीक है, उसके बाद आईटीबीपी के जो नए डायरेक्टर जनरल बने हैं उनका नाम है अनीश दयाल सिंह। और ये जो है किसको रिप्लेस कर रहे हैं? ये रिप्लेस कर रहे हैं संजय अरोरा साहब को। संजय अरोरा, ठीक है। क्यों संजय अरोरा रिटायर नहीं हुए? इनको दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बना दिया गया है, दिल्ली का पुलिस कमिश्नर। तो ये पोस्ट खाली हो गई। तो एक चीज आप यहां से और याद रखेंगे कि संजय अरोरा नए दिल्ली के पुलिस कमिश्नर है। ठीक है, यहां पर मैं आपको सीआरपीएफ से रिलेटेड और आईटीबीपी से यानी इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस, ठीक है, और दूसरा यहां पर सीआरपीएफ का मतलब होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इनके बारे में बता दूं कि ये 1939 में बनी थी। ठीक है, उसके बाद इनका जो मोटो है वो है सर्विस और लॉयल्टी, और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में ये आती है। आईटीबीपी को ध्यान रखेंगे आप कि ये 1962 में बनी थी और हेडक्वार्टर्स कहां पर है? न्यू दिल्ली में है। सीआरपीएफ के भी हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आज मिली है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप ध्यान रखिएगा, रिवाइज करते रहिएगा। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक आप करंट अफेयर्स को रिवाइज करिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि कैसा लग रहा है आपको ये वीडियो। थैंक यू सो मच।